अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ईरान अमेरिका तनाज़ा इस वक्त एक ऐसे मोड़ में दाखिल हो चुका है जहां ना तो खित्ते में मुकम्मल अमन है और ना ही मुकम्मल जंग है। अब इस वक्त जुज़वी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है और यह सब कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब मुज़ाकरात की बातें भी हो रही हैं। अब जिस वक्त अमेरिका की जानिब से धमकियां भी दी जा रही हैं, दूसरी तरफ ईरान रेजिलियंस का मुजाहरा तो कर ही रहा है और अपनी शराइत पर मुकम्मल और बयानी डटा भी हुआ है। खबरें आ रही हैं कि ईरान ने अपना बहरी बेड़ा आबनाए हुर्मज़ की जानिब रवाना कर दिया है आबनाए हुर्मज़ में। और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज बुलाए हुए हैं कि जहां पर स्टीव विटकॉफ भी होंगे, जैरेड कुशनर भी होंगे, जेडी वैंस भी होंगे और ये जो नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास है इसके अंदर फैसला किया जाएगा कि क्या जंग का माहौल दोबारा से बर्पा करना है, पैदा करना है या मुज़ाकरात करने हैं। और ये सब एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कल दौरे चीन पे जाना है और दौरे चीन से पहले ये गुमान किया जा रहा था कि मामलात वन पेज एग्रीमेंट की जाने पड़ जाएंगे। कोई ना कोई इनिशियल ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा क्योंकि इससे पहले वजीर खारजा अब्बास इराक्ची चीन के दौरे पर पहुंचे। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप का दौरा चीन इस लिहाज से खासा क्रूशल समझा जा रहा था कि चीन अपना रोल प्ले कर रहा है और ये बहुत ही मस्बत इकदाम है और अल्टीमेटली जैसे पाकिस्तान एज ए सोल मीडिएटर काम कर रहा है तो मामलात निपटेंगे, मुज़ाकरात की मेज़ पर मामलात को समेट लिया जाएगा, हल कर लिया जाएगा। लेकिन दोनों तरफ से वो लचक नहीं दिखाई जा रही जिसका शायद जो मसालती फरीक हैं वो तकाजा कर रहे हैं या मुतालबा कर रहे हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान के से मुताल्लिक क्या कहा है, पर्टिकुलरली उनके जवाब के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या रद्द-ए-अमल है कि किस तरीके से जो है वेंटिलेटर पर मुआहिदा डाल दिया है। ज़रा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आपके सामने रखता है। ये स्टेटमेंट अमेरिकी सदर के दौरे चीन से पहले आ रहा है और इधर पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ये उम्मीद कर रहे हैं कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप चीन जाएंगे तो शायद पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे भी। डिफेंस मिनिस्टर को जो है वो क्या गुमान है उनका और वो खुद गुमान का इजहार कर रहे हैं। जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखें। इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट डॉक्टर शाजिया चीमा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन दी एयर। जाहिर है ना तो मुकम्मल तौर पर अमन है ना ही मुकम्मल तौर पर जंग है। दौरे चीन से पहले ये समझा जा रहा था और जाहिर है ये तो पिछले हफ्ते उम्मीद की जा रही थी कि रवा हफ्ते कोई ना कोई वन पेज एग्रीमेंट हो जाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही हैं वो कोई बहुत ही अच्छी, बहुत ही मस्बत नहीं है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज तो, और जाहिर है जो अवेलेबल जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक नहीं लगती हैं। व्हाट आर यू लुकिंग एट कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो दौरा चीन है इस पे मामलात को संभाल लिया जाएगा, समेट लिया जाएगा, या अल्टीमेटली जो आज कौमी सलामती का इजलास बुलाया गया है उसमें एक बार फिर जो बॉम्बिंग की बात प्रेसिडेंट ट्रंप करते हैं कि हम पहले ही बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा चुके हैं ईरान में और अब लास्ट नेल इन द कॉफिन वाली बात जो है वो होगा। आज के सलामती कौंसिल के इजलास में हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये इसी तरह का बहुत ही हैवी, बहुत ही हाइपर किस्म का रिटॉरिक ज़रूर देंगे और ये इससे पहले भी ऐसा करते रहे हैं। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि चाइना जाने से इस कज़िये के हल होने का या ना हल होने का, तो ये कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है क्योंकि ट्रंप जो है वो पुतिन से भी मिल चुके हैं अलास्का में, लेकिन यूक्रेन की जंग जो है वो रुकी नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर है कि चाइना में जाके इनको एक रियलिटी चेक जो है वो फर्स्ट हैंड ज़रूर मिलेगा क्योंकि जो इनके पास जो विस्परर हैं, इनके कानों के अंदर इनको बताने वाले ट्रंप को कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो उनको जो बता रहे हैं चाइना में उनको काफ़ी वहाँ पे रियलिटी चेक जो है वो मिलेगा इस चीज़ के बारे में कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं। आपने अभी कहा कि मैटर जो है वो हैंग कर रहा है और कहीं भी नहीं है, तो उसका बुनियादी मसला ये है कि अमेरिका के कोर्ट में जो है वो बॉल उसके कोर्ट से निकल चुका हुआ है और अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस चीज़ को विक्ट्री कहे, और हम बारहा इस बात का तस्करा भी कर चुके हैं। और उस विक्ट्री के चक्कर में वो जंग तो नहीं करना चाहते, जंग फुल फ्लेज वॉर जो होती है, ग्राउंड इन्वेजन की उनके पास कैपेसिटी नहीं है और पॉलिटिकल विल भी नहीं। और जो दूसरी जंग है उसके पास उनकी ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं कि आप ग्रेविटी बॉम्ब्स हैं या फिर जो टेक्टिकल स्ट्रेटेजिक न्यूक्स हैं। तो उन दोनों के बाद अब नहीं समझ आ रहा पेंटागन को कि किस तरीके से ईरान रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, और अगर करेगा और कर भी सकता है तो फिर इस चीज़ को कैसे रोका जाएगा, क्योंकि जंग तो ऑलरेडी फैल चुकी है। यही जंग, यही प्लेयर्स जो हमें यूक्रेन और रशिया में नज़र आते हैं, एक पूरा ग्लोबल नॉर्थ जो है वो ग्लोबल साउथ पे अटैक किए हुए,
यही जो है प्लेयर्स आपको ईरान में नजर आते हैं, और यही अब आपको रिसेंटली साहिल रीजन में नजर आ रहे हैं कि वहां पे भी जो वेस्टर्न बैक, खास तौर पे यूएस बैक जो है इस्लामिस्ट आइसिस और दाइश के जो जो फ्रैक्शंस हैं डिफरेंट, वो वहां पे लड़ रहे हैं। जो साहिल के रीजन के मुल्कों ने वागनार जो है वो वागनार के साथ वहां पे लड़ रहे हैं। तो रशिया वहां पे भी है, चाइना के वहां पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, 100 साल की माइनिंग की लीज है, पूरा जो इनका बेल्ट एंड रोड है वो अफ्रीका तक जाता है। तो पूरा साहिल का रीजन जो है वो इस आग की लपेट में आने वाला है। तो मैं बार बार एक ही बात अर्ज करती हूँ, और बाज़ औक़ात वो लगता है कि शायद वो और कोई नहीं कर रहा, तो इस बात में गॉड नोज कितनी हकीकत या कितनी जो है इसके अंदर गहराई होगी। मैं आपको मुसलसल यही कह रही हूँ कि ये ईरान की जंग भी जो है ये भी चाइना को ही कंटेन करने के लिए। ये पूरी जंग जो है ये दो सिस्टम्स की जंग है। एक सिस्टम जो कि ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के बाद जो है पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ है और अपनी हेजमनी के साथ, और दूसरा सिस्टम जो है वो उफक पे उभर रहा है, अभी पूरी तरह वाजे नहीं है। ये दो सिस्टम आपस में लड़ रहे हैं, और 3 जगहों पे बाकायदा आपको हॉट कन्फ्रंटेशन में ये दोनों सिस्टम नजर आते हैं। तो इसमें ट्रंप जो हैं अपने 4-5 जो उनके पास जो हैं घोस्ट विस्परर, उनके साथ जिसके 2 के मफाद कोई और होंगे, 2 के कोई और होंगे, इजरायली लॉबी कुछ और कहती होगी, अमेरिका फर्स्ट कुछ और कहते होंगे, पॉलिटिकल राइवलरी अपनी जगह पे होगी। इन सब चीजों के अंदर जो हैं वो बहुत बुरी तरह से घिर गए हैं। वो ना तो JCPOA बट पार्ट डॉक्टर 2 साहब करना एट दैट चाहते हैं, वेरी वो मोमेंट शायद नहीं ये करना ब्लेसिंग इन चाहते। डिस्गाइज भी है, या इसको कुछ और कहेंगे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और सदर शी जिनपिंग इकट्ठे बैठे हुए होंगे, यानी जो 2 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या 2 बुनियादी ताकतें हैं, चाइना को जैसे आपने कहा कर्टेल करने के लिए हो रहा है, तो जब बराह रास्त ये दोनों फोर्सेज एक साथ बैठेंगी और इस तमाम तर सिचुएशन और इन तमाम तर सर्कमस्टांसेस के अंदर बैठेंगी, तो फिर आपको लगता है कि कुछ तो तय किया जाएगा। जो करना था, मसल शो करना था, वो किया जा चुका, पानी की गहराई नापी जा चुकी, अब कुछ है ऐसा जो तय किया जाएगा इन द मिडल ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और तय ये किया जाएगा, अमेरिका को बताया जाएगा कि पूरा रीजन, ये मेरी रीडिंग है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पूरा रीजन इस वक्त आपको एक ग्रेसफुल एग्जिट देने के लिए तैयार है। आप वो ग्रेसफुल एग्जिट ले लीजिए, आपके पास एक फातेह होने का कोई मार्जिन नहीं है। हमने आपके आने से पहले चाइना ने ऑलरेडी अपने पार्लियामेंट में रेटिफाई कर लिया है कि जो अमेरिका की सैंक्शंस हैं वो इलीगल हैं, और दुनिया में जिसके साथ भी हम ट्रेड करेंगे, और आप अंदाजा करें कि चाइना कितनी ट्रेड जो है उसकी दुनिया में है, तो जो उन सैंक्शंस को अप्लाई करेगा वो भी इलीगल होगा। तो जो टो करते हैं यूरोपियन यूनियन अमेरिका की सैंक्शंस को, वो भी इलीगल है। तो ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं, ये तो गिफ्ट ऑलरेडी चाइना जो है उनके आने से पहले ही ट्रंप को दे चुका है कि आपकी सैंक्शंस जो कि हथियार के तौर पे इस्तेमाल होती थी मुल्कों को तबाह बर्बाद करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, उनकी इकोनॉमी बर्बाद करने के लिए, उनके अंदर कलर रेवोल्यूशन लाने के लिए, उनके अवाम को सड़कों पे निकालने के लिए, अपनी मर्जी के पपेट वहां पे इंस्टॉल करने के लिए, वो दौर खत्म हो गया है। अब आगे आप आ जाइए कि आपको जो वाटरवेज हैं या जो रूट हैं या जो रास्ते हैं उन पे मोनोपोली चाहिए, तो आप 40 साल उसमें पीछे हैं। अगर आप गेन कर सकते हैं तो ठीक है, ना तो आपको मलाका स्ट्रेट, चाहे आप इंडोनेशिया को ये उकसा रहे हैं, अमेरिका बहुत ज्यादा उकसा रहा है कि मलाका स्ट्रेट के ऊपर इंडोनेशिया कहे कि जी मैं वहां पे कोई टोल टैक्स लगाना चाहता हूं, जिसको कि इंडोनेशिया ने फिलहाल कहा है कि नहीं जी हम ऐसा नहीं करेंगे। तो ना तो मलाका स्टेट हो गई, ना जो स्टेट जो है वो जिबूती हो गई, ना ही ये जो स्टेट ऑफ हुर्मुज है, ये जितने चोक पॉइंट्स हैं, या फिर जो इनकी जो आर्कटिक सिल्क रोड है जिसके ऊपर ये पूरा ग्रीनलैंड कब्जे में करने लगे थे, आपके पास ना कैपेसिटी है, ना स्टेमिना है, ना ही आप 40 साल पीछे हैं। आप आर्कटिक सिल्क रोड पे चाइना और रशिया का मुकाबला नहीं कर सकते। जिस लेवल के आइस ब्रेकर चाइना और रशिया बना चुके हैं, और जिस तरह से वो आइस को वहां पे ब्रेक करके अपनी शिपिंग रूट को क्रिएट कर रहे हैं, अमेरिका वो नहीं कर सकता। स्टेट ऑफ हुर्मुज को नहीं खुलवा सकता, चाहे ये ब्लॉकेड सिंबॉलिक सा कितने टाइम और रख ले। तो चाइना बहुत कैटेगोरिकली इनको एक रियलिटी चेक देगा कि आपके पास एक ग्रेसफुल एग्जिट का ऑफ रैंप मौजूद है जो हम आपसे नहीं छीनेंगे। लेकिन अगर आपका ख्याल है कि आप इसको लिंगर ऑन करना चाहते हैं और इतना करना चाहते हैं कि आप हमें कंटेन करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हुर्मुज में इन्वॉल्व करें, ईरान में बहरहाल चाइना जो है वो फिजिकली नहीं तो आइडेशनली तो इन्वॉल्व है,
तो आप अब अफ्रीका में ही इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहां पे हमारे इंटरेस्ट, हमारी माइंस, हमारे रास्ते, वहां पे आपने रशिया को इन्वॉल्व कर लिया है। तो या तो ये बात बहुत फैलेगी या ये बात सिमट जाएगी। और मेरा ये ख्याल है कि जितने भी जो हैं वो ट्रम्प, उनका दिमाग पॉलिटिशियन का ना हो, वो जितने भी उनका दिमाग जो है कारोबारी की तरह या दुकानदार की तरह सोचता हो, ये बेसिक कैलकुलेशन या बेसिक मैथ्स वो समझ जाएंगे। उसके बाद फिर उनके पास मरला यही रह जाएगा कि अब उन्होंने वापस जाकर किस तरीके से ऐसे लोग जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग करके इनको सदारत पे पहुंचाया हुआ है, उनके साथ कैसे इन्होंने डील करना है, क्योंकि वो इनको जीने नहीं देंगे। जो मिरियम एडल्सन जैसे लोग जो हैं, पीटर टील जैसे लोग जो हैं, जिन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर फंडिंग करके इनकी कैंपेन चलाई हुई है, वो अपने एजेंडा पे कायम रहेंगे। वो उनका एजेंडा यही है कि यहाँ की अकलौती लिंचपिन है ईरान, ईरान को डिसफंक्शनल करें, और उसके बाद हमारी जो अगली सदी माइंस की और मिनरल्स की आ रही है, उसमें हमने चाइना को जो है वो पछाड़ना है। उसको पछाड़ने के लिए तो आपको 40 साल का टाइम लगेगा। ना आपके पास माइंस के ठेके हैं, ना आपके पास इंस्टॉलेशन और प्लांट्स हैं, ना ही यूरोप और अमेरिका के बिल्कुल सही। कवानीन इजाजत डॉक्टर साहब देते देखिए, हैं ये कि तलिस्म आप तो टूटा मिनरल्स है को जो है अमेरिका वो। का, लेकिन बड़ा बुनियादी सा सवाल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप सदारत में आए थे इस नारे के साथ कि वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और फिर उनका ये नारा बहुत इकोनॉमी सेंट्रिक लगता था कि अब हमें इधर उधर की जंगों के अंदर नहीं उलझना है, लोगों के मसाइल के अंदर नहीं उलझना है, वी हैव टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और जब वो अमेरिका को अजीम बनाने की बात करते थे तो फिर वो इकोनॉमी सेंट्रिक नजर आते थे। लेकिन अब खुद जाहिर है वो जंग के अंदर जिस तरीके से उलझे हुए हैं, आपको लगता है कि कहीं मिसकैलकुलेशन हुई है, कहीं गलत अंदाज के अंदर किसी ने अमेरिका को इसके अंदर धकेल दिया या प्रेसिडेंट ट्रंप को धकेल दिया है, अपने आप को ड्रैग कर रहे हैं और इसका नुकसान अल्टीमेटली उनको उठाना पड़ेगा, वो बेशक आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के अंदर ही क्यों ना हो? ट्रंप, बिल्कुल ट्रंप के केस में मिसकैलकुलेशन है, लेकिन जो डीप स्टेट होती है उसकी कोई मिसकैलकुलेशन नहीं होती। वो एक कंसिस्टेंसी के साथ बाय पार्टीसन होती है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी जो भी आए, उनका एक ही एजेंडा होता है और वो सालों पे और डेकेड पे मुहित होता है। तो आप सामने का फेस कोई भी चेंज कर दें, तो उस वक्त की जरूरत थी कि जो बाइडन के टाइम पे ये नारा लगवाया जाए कि जी हम ये फॉर एवर वॉर्स को खत्म करेंगे और अमरीकियों की जिंदगी बेहतर करेंगे। तो ये लॉबिंग फर्म्स ने और ये कैंपेन चलाने वालों ने ये नारा लगवा दिया, लोगों के साथ रेजोनेट किया, लेकिन डीप स्टेट का ऐसा कोई ख्याल नहीं था कि ये जंगें हम रुकवा देंगे या ये जंगें हम करेंगे नहीं। वो उससे ज्यादा जो है उन जंगों के अंदर, पहले जो बाइडन और उससे पहले बराक ओबामा के टाइम पे भी जितनी जंगें थी उससे ज्यादा जंगों में उलझ चुके हैं। तो डीप स्टेट याद रखिएगा हमेशा बाय पार्टीसन होती है अकॉर्डिंग टू द जो इनके सेट रूल्स हैं। तो पॉलिटिकल पार्टियां एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, ट्रंप ये नारा लगा के तो आ गए। अब उसके बाद इस नारे में से बचना या निकलना तो बहरहाल उनकी अपनी विजडम पे डिपेंड करता था। तो वो उतने वाइज नहीं निकले, क्योंकि इस नारे पे तो बहुत से प्रेसिडेंट्स ने, अमेरिका ने इनकार किया है और ईरान पे हमला नहीं किया, क्योंकि ये ख्वाहिश आज से नहीं है डीप स्टेट की कि ईरान जो है एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम है इस रीजन के अंदर। वो ना हमारे साथ इसिमिलेट करता है, ना इंटीग्रेट करता है, और उसकी एक अपनी एक वहां पे है, और वो बाज नहीं आते और हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है। हम जहां आगे जा रहे हैं, रिसेंटली कुछ 3 महीने पहले इन्होंने पैक्स सिलिका एक फोरम किया है, जिसके अंदर बाकायदा इन्होंने बताया है कि जी हम अब मिनरल्स जो हैं वो कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे हम आने वाला फ्यूचर अपना ठीक करेंगे। सिलिकॉन वैली के सारे जो बड़े हैं वहां पे इकट्ठे हुए हुए थे, वो अपना एक इंटरनेशनल जो है वो कंसोर्शियम ऑफ मिनरल्स बना रहे हैं। तो ये सारी बातों के ताने बाने अल्टीमेटली यहीं पे हैं कि हम कल के हेजमॉन या एम्पायर थे, हम आने वाली सदी के भी हेजमॉन और एम्पायर रहना चाहते हैं। मगर मसला ये है कि ये जो फॉर एवर वॉर होती हैं ये ड्रेन कर देती हैं, ये रिसोर्सेज से को डिप्लीट कर देती हैं और कैपेसिटी को जो है वो मिनिमाइज कर देती हैं। तो आम अमरीकी जो है उसकी ज़िंदगी इतनी बदतर हो चुकी है कि वो इतनी जंगें, और जो उसके टैक्स के पैसों से हैं और जिसका उसको बराह रास्त कोई फ़ायदा या कोई नुकसान नहीं है, तो वो ये जंगें करना नहीं चाहता है। लेकिन डीप स्टेट जो है वो अपनी एक जो बढ़ाई है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। वो इतनी जल्दी, इतनी आसानी से वॉलंटरली ये नहीं कहेंगे कि जी हम एक कोने में चुप करके बैठ जाते हैं अच्छे बच्चे बन के, और अब चाइना की सदी है आने वाली। क्यों, चाइना तो ये कह भी नहीं रहा कि जी मेरी सदी है, या चाइना तो कह रहा है विन विन कॉपरेशन करते हैं। विन विन कॉपरेशन का मतलब है कि आप भी कारोबार करें, हम भी करते हैं, सिक्योरिटी को इंडिविजिबल रखते हैं, आप भी सिक्योर रहें, हमें भी सिक्योर रहने दें। ये तो वो पुराना मॉडल है ना कि सिक्योरिटी जीरो सम होगी,
कॉपरेशन जो है वो हमेशा हेजमॉन की तरफ टिल्टेड होगी, उसको फायदा देगी, और जो कमजोर है उसका नुकसान होगा, उसका इस्तेहसाल होगा। और ये सारा साइकिल जो है इसको बाय फोर्स ही रोका जा सकता है। और बाय फोर्स रोकने के लिए आपने देखा है कि एक ईरान जो है एक मिडल पावर है, आप उसे ये भी नहीं कह सकते कि जी वो यूरोप, पिछले 40 साल से तो उस बेचारे पे सैंक्शंस हैं। तो उसने ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी है कि बस इतनी सी बात है अमेरिका के सामने खड़े होने की, इतनी सी बात है। बिल्कुल सही इसके डॉक्टर बाद साहब, फिर ये जाहिर है है कि आप अमेरिका ह्यूमन में डीप क्राइम स्टेट की करें और ख्वाहिश जो अपनी जगह पे, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने पॉलिटिकल कैपिटल तो लूज किया है इस सारे सिनेरियो के अंदर। तो वो जो पॉलिटिकल कैपिटल लूज हुआ है वो कितना डेंट पहुंचा गया उनको, और अब इससे निकलने के लिए लास्टली एंड वेरी क्विकली वो कौन सा नैरेटिव है जो होगा, पर्टिकुलरली अगर चाइना कन्विंस भी कर लेता है उनको ये समझाने में कि भाई आपको निकलना ही पड़ेगा यहां से, आपको पीछे हटना ही पड़ेगा, और अब आपको एग्जिट देने को तैयार है, तो वो सेफ एग्जिट या सेफ एग्जिट नैरेटिव क्या होगा? सेफ एग्जिट ये होगा कि ये जो न्यूक्लियर डील है, जो कि ईरान जिस पे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ज्यादा काम भी नहीं करना चाहता, तो JCPOA 2.0 जो है ये आप ले लीजिए, और स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसके ऊपर एक सिंडिकेट या कोई इस तरह की चीज बना के आपको फेस कीपिंग देते हैं, जो बिहाइंड द डोर ईरान ही कंट्रोल करेगा, ईरान और ओमान। लेकिन वो फ्री वे नहीं रहेगा, चाइना इसको फ्री वे नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि फिर इसके ऊपर किसी भी वक्त अमेरिका की मोनोपोली हो जाएगी। तो वो कहेंगे जी हम आपको पब्लिकली ये बताते हैं, जिसके ऊपर एक सिंडिकेट ऑफ कंट्रीज है, फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली पाकिस्तान है, इसके अंदर 2-3 और मुल्क हैं, वो मिलकर इसकी सिक्योरिटी को और इसकी जो क्लैरिटी है कि ये वाटरवेज क्लियर रहेंगे, तो इस पे काम कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें हम आपको देते हैं, आपको आपका न्यूक्लियर जो इनरिचमेंट है उसके ऊपर एक पूरी की पूरी जो है रिजीम भी सेट करके देते हैं, प्लस स्टेट ऑफ हुर्मुज की विक्ट्री भी आप ले जाइए, हम आपको देते हैं कि जी ये ईरान के पास नहीं है, अल्टीमेटली अमेरिका ने ईरान के कब्जे में नहीं जाने दिया, और आप यहाँ से जाइए। तो ये ऑफ रैंप होगा, लेकिन ये ऑफ रैंप जो है सेनेट में जाके बेचना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहां पे हॉक्स जो हैं, अपनी जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, वो ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि JCPOA तो हमारे पास पहले से मौजूद था, अब हमारे पास स्टेट ऑफ होर्मुज भी नहीं है, और आप हमें बेवकूफ मत बनाइए, क्योंकि ये जो कुछ भी है वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और ट्रंप जो हैं वो ऑफ कोर्स बहुत ही मुश्किल में हैं। अगर मैं ट्रंप की जगह हूं तो बाकी ठीक उनको पैनिक अटैक आते हैं कि वो दिन में 20-20 दफा ट्रूथ सोशल के ऊपर कभी गालम गलोच कर रहे हैं, कभी हार्ड बयान दे रहे हैं, कभी कैरेट है, कभी जो है वो स्टिक है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो उनको, उनकी हालत बिल्कुल ठीक है, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर वो अपनी बहुत बड़ी विक्ट्री भी समझें, तो उस विक्ट्री ट्रे में भी, जो कि ईरान इस वक्त उसमें भी आंखें दिखा रहा है कि यही न्यूक्लियर डील लेके चले जाएंगे और स्टेट ऑफ होर्मुज का जो है वो बयानिया लेके चले जाएंगे। बाकी जहां तक उसके बदले में इनको ईरान की सैंक्शंस को खत्म करना पड़ेगा, उसके बदले में इनको ईरान की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन को खत्म करना पड़ेगा, उसके फ्रोजन एसेट्स को खत्म वापस करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें जब ये बैठ के सोचते हैं, तो फिर इनके कान में कुछ लोग खुसर फुसर करते हैं कि एक मौका और ले लेते हैं हैवी बम्बार्डमेंट का, आखिर ईरान कितना भी बड़ा है। तो एक ग्रेविटी बॉम्ब से वहां पर शदीद किस्म के जो है नुकसान करते हैं, इंसानी जानों का भी। और फिर देखते हैं क्या ईरानी तब भी कंसोलिडेट करते हैं या सड़कों पे निकलते हैं। अभी आपने जो क्लिप चलाया ट्रंप का, उसमें ट्रंप क्या कह रहे हैं, और इनके एलाइज बार बार ये कह रहे हैं कि अगर हम वेपन ही प्रोवाइड कर दें ईरानियों को, ये यहां तक आ गए हैं, तो ईरानी सड़कों पे निकल आएंगे, वो निहत्ते नहीं निकल सकते। अब ये ईरानियों को वेपन प्रोवाइड करना चाहते हैं, अब ये वहां पर इधर से BLA को सपोर्ट करना चाहते हैं, उधर से कुर्दिस्तान में जो है वहां पे लोगों को कहना चाहते हैं। तो ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और इनका जो लास्ट इन्होंने जो ब्लाइंड खेलना था वो ये कि गल्फ कंट्रीज खिलाफ हो जाएंगे। तो गल्फ कंट्रीज भी अपने अपने रास्ते पे चल पड़े हैं, चंद एक बेवकूफों के अलावा। तो कोई किसी के खिलाफ नहीं हो रहा है, और हर किसी को ये समझ में आ रही है कि ये दो हाथियों की लड़ाई में देखते हैं कि धूल कब छटती है, और उसके बाद हम अपना अपना देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा, इंटरनेशनल रिलेशंस मौजूद थी। अब दो रास्ते हैं, क्या अमेरिका कौमी सलामती के इजलास के अंदर हैवी बम्बार्डमेंट का फैसला करता है, या फिर इस खित्ते से निकलने का, या ईरान US कॉन्फ्लिक्ट को अल्टीमेटली फिजल आउट होता हुआ हम आने वाले चंद दिनों के अंदर देखेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आता है। वेलकम बैक। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। उस्मान शाहिद साहब, आज प्रेसिडेंट ट्रंप की ज़ेर सदारत बड़ा ही इंपॉर्टेंट कौमी सलामती का इजलास होने जा रहा है।
इस इजलास में आपकी दानिश में क्या प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी अना की तस्कीन के लिए ईरान पर फाइनली बॉम्बिंग का फैसला करेंगे, या आपको लगता है कि सैनिटी प्रिवेल कर जाएगी? नहीं, मेरे ख्याल में सैनिटी परवेल करने के इम्कान तो बड़े कम होते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में अपनी आर्म्ड सर्विसेज के कई जर्नैल जो हैं उनके साथ हंगामी मीटिंग करते हुए प्रेस को वहां से निकाल दिया था। फिर रोज गार्डन में उन्होंने डिनर उन्हें दिया हुआ था। मेरे ख्याल में मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो है वो 30% से नीचे गिर चुकी हुई है और दूसरी दफा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप को पता चल गया है कि सेनेट जो है अब वो जो है खतरे के अंदर है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव तो वो लूज कर जाएंगे, जो हाईली लाइकली लग रहा है। तो मेरे ख्याल में हमला सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होगा, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गैम्बल करके मुझे लगता है जंग को तूल देने की कोशिश करेंगे, ताकि जो इलेक्शन है उसको किसी तरह से मुतासर किया जा सके। क्योंकि वहां पे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन इतनी ज्यादा है, इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है, और अभी खबरें आ रही हैं ब्रेंट क्रूड जो है $110 से ऊपर जा रहा है, और 4.53 जो डॉलर है वो पर गैलन अमेरिका के अंदर जा चुकी है। तो डोनाल्ड ट्रंप इधर वे जा सकते हैं, लेकिन इसे जो पोस्चरिंग है, एग्रेसिव पोस्चरिंग, इसके लिए मुझे लगता है कि मामला जो है रेटरिक से कहीं आगे बढ़ गया है। पहली दफा अमेरिका ने इस वॉर के अंदर अपनी मोस्ट सिक्रेटिव जो वेपन उसको इस्तेमाल करते हुए, जो बूमर है उनकी ओहायो क्लास जो कि न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल से लेस जो उनकी सबमरीन है वो डिस्पैच की हुई है, जो इस वक्त पहुंच चुकी हुई है जिब्राल्टर में। याद रखें ये ब्रिटिश टेरिटरी है। तो एक तरह से नाटो जो है वो ही मुझे लग रहा है ऑन बोर्ड है, क्योंकि यूरोप जो है वो भी चाहता है कि अपना गुरबज जो है इसे हर सूरत के अंदर खोला जा सके है। तो डोनाल्ड ट्रंप की ये मूव मुझे लगता है कि रेटरिक नैरेटिव से कहीं आगे की है। तो सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस और खतरनाक है, लेकिन इरानियन जो है पूरी तरह से तैयार नजर आते हैं। देखिए, इरानियन ने जो प्रपोजल भिजवाया था उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ये कचरा है। तो अगर वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं, तो दोनों तरफ से एक स्टेटमेंट की सिचुएशन है। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप चाइना के विजिट के दौरान ये गैम्बल करना चाहेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप जो है सोच रहे हैं कि चाइना के विजिट के दौरान जो है प्रेशर को इतना माउंट कर दिया जाए ताकि कोई फायदा उन्हें हो सके इस हवाले से। देखिए, इरानियन समझते हैं कि मई का महीना आ चुका है, 15 मई के बाद प्राइमरी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है वो बता रही है कि वहां पे हारने के चांसेस उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो इस मूवमेंट को किसी सूरत में हेडलाइन में कन्वर्ट होने नहीं देंगे। और मेरे ख्याल में इरानियन इस मूवमेंट को आगे लेके जाएंगे और उस जगह तक लेके जाना चाहते हैं कि अगर अमेरिका अटैक भी करता है तो उन्होंने 40 दिन के अंदर देख लिया है कि अमेरिका को वो यहाँ से चीजें नहीं मिलेंगी। और याद रखें, इससे बड़ी खतरनाक बात है जो पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव शेप करने की कोशिश कर रहा है अमेरिकन मीडिया। पर्टिकुलरली मैं बात करूंगा सीबीएस की। सीबीएस रिपोर्ट जारी कर रहा है कि इरानियन जो त्यारे हैं वो नूर खान एयरबेस के ऊपर आए हैं। और आप देखें, उसी वक्त ही नेतन्याहू जो है वो इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं आर्टिफिशियल बॉट्स जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं अमेरिका और इसराइल की दोस्ती को सबटाज करने के लिए, उसके अंदर भी पाकिस्तानी जो है बॉट्स इन्वॉल्व है। तो ये चीजें डॉट्स के कनेक्ट हो रहे हैं कि इन मुज़ाकरात को सबटाज करने की एक कोशिश की जा रही है, जो पर्टिकुलरली इजरायली लॉबी की तरफ से है वहां के ऊपर, और उसमें डेफिनेटली इंडियन एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। और पाकिस्तान ने इसका जो है रिबटल दिया है हमारे फॉरेन ऑफिस ने इस हवाले से कि ऐसी कोई सूरत नहीं है, वो बिल्कुल शहर के वस्त के अंदर है, और अगर इतनी वहां के ऊपर कंसंट्रेशन होती, वहां पे जहाज होते, तो वो तो शहर लोग भी देख सकते हैं। और अफगानिस्तान ने भी इसकी तरदीद की है। तो ये जो नैरेटिव शेपिंग की जा रही है इसराइल की तरफ से, ये भी बड़ी खतरनाक है। तो डॉट्स को अगर कनेक्ट करें तो हम कह सकते हैं कि चीजें जो है वो इतनी ज्यादा जो है अब रेटरिक के अंदर नहीं है। दायर उस्मान शाह साहब, इजराइल हैज ऑलवेज प्लेड अ स्पॉयलर्स रोल, लेकिन ये जो कुछ प्रेसिडेंट ट्रंप करने जा रहे हैं, जिसका इंडिया है, या आपका एनालिसिस भी ये है कि वो ईरान के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं फॉर सो मेनी रीजन। जाहिर है, एक तो मैसेज देना है चीन के विजिट से पहले, प्रेशर मजीद माउंट करना है, और जाहिर है मजामत होगी तो मफामत होगी वाला प्रिंसिपल है, या ज्यादा कुछ अचीव करने की कोशिश की जाएगी मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनल जो प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर है, क्या उससे पॉलिटिकल कैपिटल लूज करेंगे ऐसा करके, या आपको लगता है कि वो रिटेन करने में कामयाब होंगे या रिवाइव करने में कामयाब होंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है ईरान से ना मुज़ाकरात की टेबल से वो उठा सके हैं और ना ही वो मैदान जंग से। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेशन के अंदर है, और फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा जो बड़ा नरगिसियत पसंद है और जो पावर को बहुत आइडियलाइज करता है, वो कुछ ऐसा कर गुजरने की सलाहियत एटलीस्ट जरूर रखते हैं। अब ये देखते हैं कि जो उन्हें जर्नैल है उन्होंने वहां के ऊपर क्या फिजिबिलिटी पेश की है, कि क्या ये प्रैक्टिकल है जो डोनाल्ड ट्रंप सोचने से जा रहे हैं। याद रखें, 18% के ऊपर आके उनकी अप्रूवल रेटिंग इस वक्त गिर चुकी हुई है, और डोनाल्ड ट्रंप को पता है उसे दोबारा से रीगेन करने के लिए वो जंग शुरू नहीं कर सकते। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन को सबोटाज करने की एक कॉन्शियस एफर्ट है जिसकी तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं कि
जो मैदान है उसके अंदर जंग को तूल दिया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीजें भी जो है ना ग्रे एरिया के अंदर है, क्योंकि एक ऐसे वक्त में वो टच डाउन नहीं पर करेंगे चाइना को, क्योंकि चाइना जो है वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि जंग तूल पकड़े और उनकी जो डिपेंडेंसी अपनाए हुर्मुज के ऊपर है वो जो है किसी तरीके से मुतासिर हो। मुझे लगता है चाइना के विजिट के अंदर भी ईरान जो है वो बयानिए पे हावी रहेगा मुज़ाकरात के ऊपर। देखिए रशिया ने कह चुका है यहाँ तो हम स्टोर करेंगे, लेकिन आप काउ बॉय की तरह सीजर की तरह जाके वहां पे चीजों को उठा नहीं सकते वहां से। तो चीजें जो है डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, जैसे मैंने कहा ना, कि वो दुनिया के वो सरप्राइज ऐसा दे सकते हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट को भी हर्ट करेगा, चाइना को भी यहाँ के ऊपर है, और एट लार्ज जो है वर्ल्ड के इंटरेस्ट के लिए भी मुझे लगता है वो फेवरेबल सिनेरियो नहीं देगा। इरानियन दे हैव बीन वेरी क्लियर सिंस द वेरी फर्स्ट डे, और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि अगर एग्रेशन लॉन्च होता है तो हम इस चीज के लिए तैयार हैं। वो सबमरीन अगर यहाँ पहुंचती है तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो न्यूक्लियर अपना क्या कहते हैं एम्बेडेड है। अब देखते हैं, लेट्स सी कि चीजें किस तरफ जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मामलात को रेटरिक से आगे लेके जाने की जो सलाहियत रखते हैं, उसके अंदर हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। ठीक, लास्टली उस्मान शाह साहब, अल्टीमेटली तो ये मामला इकोनॉमी सेंट्रिक है, और जहां तक इकोनॉमी की बात है तो फिर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इसके साथ कहीं ना किसी अंदाज में जुड़ी हुई है। तो आपको नहीं लगता कि जो इंटरनेशनल प्रेशर आएगा इसके बाद, अगर कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जाता है जो बहुत ही फिटल होगा, तो फिर क्या उसको सस्टेन कर पाएंगे प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका? मगर हम डोनाल्ड ट्रंप जो इंटरनेशनल प्रेशर को उस तरीके से देख नहीं रहे, सिवाय जो है कि वो नेटो जो है उसको उनके इंटरेस्ट जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलाइंस ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जेट फ्यूल वहां के ऊपर जो है वो खत्म हुआ पड़ा है, तो वो भी चाहते हैं अब नया हुर्मुज खुले। तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है कि नेटो के साथ कोई ना कोई इस तरह का एडवेंचर करने की जो है कोशिश करेंगे। और चाइना को जहां पे वो लेके जा रहे हैं, अपने सीईओज है एलन मस्क को लेके जा रहे हैं, टिम कुक को लेके जा रहे हैं। अब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जो उनके माइंड में चल रहा है, आप कोई कह नहीं सकता उस तरीके से, वो बड़े ही ज्यादा, आपको पता है, अनऑर्थोडॉक्स पॉलिटिशियन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है मैदाने जंग से 40 दिन के बाद जो सबक सीखा है उसके बाद उस जगह के ऊपर नहीं जाएंगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। याद रखें, पहले उन्होंने जंग वेज की, अपनी पेंटागन की मर्जी के खिलाफ है, लेकिन अब वो बार बार उनको एंगेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को बताया जा रहा है कि जमीन के ऊपर क्या हमारे पास लाइकली ऑप्शन है और उसके अंदर हम क्या गेन कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये ईरान को जंग के अंदर वो चीज जो है वो शिकस्त दे के वो चीज लेवरेज जो है गेन कर सकते हैं। मुज़ाकरात की टेबल एक वाहिद रास्ता है, और उसके लिए पाकिस्तान मुझे लगता है कि उन्हें फेवरेबल सिनेरियो दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, याद रखें, कमजोर नजर आने का जो इंप्रेशन है वो नहीं देना चाहेंगे, ना अपने वोटर को देना चाहेंगे और ना ही वो ग्लोबली चाहते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब वो टच डाउन कर रहे हैं चाइना को, कि वो एक हारे हुए सदर की तरह वहां के ऊपर उतरे। तो मेरे ख्याल में ये उसी फ्रेमवर्क के अंदर एक मोमेंटम खड़ा करके टच डाउन करना चाहते हैं चाइना को, कि मैं आज भी असर्ट कर सकता हूँ, मेरा अग्रेसिव पोस्चर है, मिलिट्री मसल मेरे पास है जिसमें मैं फ्लेक्स करके मामला आगे तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन सीइंग इज बिलीविंग के क्या होता है। लेकिन जिब्राल्टर में उस सिक्योरिटी वेपन का आना जो कि अमेरिका के अंदर हाईली कोवर्ट समझा जाता है, मेरे ख्याल में इट स्पीक्स वॉल्यूम कि डोनाल्ड ट्रंप चीजों को लेके जा सकते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ। ठीक है, अल्टीमेटली पोस्टरिंग है, सिंबलिज्म है जो इस सारे मामले के अंदर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब, इंटरनेशनल उस्मान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेनी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वेरी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम, शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। कराची में मनशियात गैंग की सरगुना अनमोल उर्फ पिंकी को डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई में गिरफ्तार कर लिया गया है। मनशियात सप्लाई गैंग के जो नेटवर्क है, इस पे अनमोल उर्फ पिंकी इसको लीड कर रही थी, और जब इसको गिरफ्तार किया गया है तो मुबैना तौर पर इससे करोड़ों रुपए की कोकेन, केमिकल्स और असलहा राउंड्स भी बरामद हुए हैं। लेकिन यह अचंभे की बात नहीं है, बल्कि अचंभे की बात यह है कि जब अनमोल उर्फ पिंकी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद एक ऑडियो मंजर आम पर आती है, और उस ऑडियो में अनमोल उर्फ पिंकी क्या बात कर रही है, जरा सबसे पहले वो ऑडियो आपको सुनवाते हैं। आपको अंदाजा होगा कि वो कितनी बासर मुल्ज़िमान करके बैठ के जो है ना उधर लाइनें लगाऊं। ख्वाबों में, ख्यालों में बैठकर सोचो मैं पिंकी को पकड़ूंगा, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। असल में ना आप लोगों की अकल ही घुटनों में। जिस दिन दिमाग से सोचना शुरू करोगे ना, उस दिन पिंकी की तरह एक ब्रांड बन जाओगे। दुनिया आगे पीछे होगी, सलाम ठोकेगी। अब पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं। फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। मुझे पता है आप दोबारा मर के भी पैदा होकर आ गए ना,
10 साल बाद 5 साल बाद जब आपकी कब्र में टांगे होंगी तो एक बार मुझे कॉल करके आप भी बताना, और ऐसे जोर जोर से हंसना। उठा लो अगर उठा सकते हैं। मेरे पास से धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पूरे कराची में अंधेर डाला हुआ है। रोक सको तो रोक लो। फायदा भी सामान चाहिए हुआ तो गोल्डन स्टॉफ बहुत अच्छा जा रहा है। चाहिए हुआ तो बता देगा, भिजवा दूंगी। ये एक मुल्जिमा की गुफ्तगू है और मुबैना तौर पर शायद वो टेलीफोन कॉल के ऊपर किसी से बात कर रही हैं और उनको बताने की कोशिश कर रही है कि रोक सको तो रोक लो, और फिर वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड भी बता रही है कि उससे बासर शख्सियत शायद ही कोई और होगी कि जो इतने धड़ल्ले से कानून की नाक के नीचे मंशियात सप्लाई करती है। मुबैना तौर पर इस पर इल्ज़ाम है कि वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर तलबा और तालिबात को मंशियात सप्लाई करती थी और इसके लिए जो ख़वातीन राइडर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता था। और वो ये एतराफ़ कर रही है इस बात का कि बहुत सारे ऐसे रिटायर्ड अफसरान हैं जो उनके साथ राब्ते में थे और वो उसकी गिरफ्तारी को बचाते रहे हैं, यानी उसको प्रोटेक्ट करते रहे हैं। और मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम भी है कि ये गैंग बासर शख्सियात को भी ड्रग सप्लाई करता था। ना सिर्फ ये कि स्टूडेंट्स को ड्रग सप्लाई कर रहा था, बल्कि जो बासर शख्सियात हैं वो भी इसी ड्रग नेटवर्क से बेनिफिट लेते थे, यानी वो उसके बेनिफिशरी थे। और जाहिर है कोई तो है जो इस नेटवर्क को सपोर्ट करता है, कोई तो ऐसी बासर शख्सियत या शख्सियात हैं जो इनके पीछे हैं, जिनकी बैकिंग इन लोगों को मैसर है कि बावजूद इसके कि कानून हरकत में भी आता है, जैसे ही शिकंजा सख्त होता है कोई ना कोई ऐसा होता है जो बचा लेता है, जो इनका सेवियर बन के आ जाता है। और फिर एक मुल्जिम जो इतने धड़ल्ले के साथ ऐसी गुफ्तगू कर रहा है कि जितने मर्जी लोग आ जाएं, हमें पकड़ने का बहुत से लोगों ने तहैया किया, 5-5, 6-6, 7-7 साल लग गए, लेकिन वो कानून को कैसे मुंह चढ़ा रही है कि असल में इनकी अकल घुटनों में है, ये मुझे गिरफ्तार कर ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते। अब जब मुल्जिमा को गिरफ्तार कर लिया गया है तो ये कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए भी एक टेस्ट केस है कि अल्टीमेटली इस तरह के नेटवर्क को ना सिर्फ ये कि बेनकाब किया जाए, ना सिर्फ ये कि इनका ट्रायल किया जाए, इनसे चीज़ों को रिकवर किया जाए, बल्कि निशाने इबरत बनाया जाए ताकि कल को कोई भी ऐसी मुल्जिमा या मुल्जिम ऐसा करने का सोच भी नहीं सके। तो अब जब ये एक हाई प्रोफाइल केस बनता चला जा रहा है और एक बहुत अरसे से हसास केस था और इंतहाई मतलूब मुल्जिमा थी, जब इसको पकड़ लिया गया है, कामयाब कार्रवाई हुई है, चीज़ें रिकवर भी कर ली गई हैं, तो उस वक्त तक इस केस का पीछा किया जाए जब तक ये मुल्जिमा अपने मंतकी अंजाम को ना पहुंचे। जाहिर है ये सोशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसे वक्त के अंदर कि जब बहुत सारी स्टूडेंट्स को मनशियात की लत लगाई जाती है, बहुत सारी बासर शख्सियात जो है उसमें पैसा इन्वॉल्व कर लेती हैं, ड्रग डीलिंग शुरू हो जाती है, इसको एक बिजनेस बना दिया जाता है और उससे बहुत से लोग कैपिटलाइज करते हैं, मटीरियलाइज करते हैं। तो आई एम श्योर कि जब ये वाकया सरफेस हो गया है तो उस वक्त तक इसका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा जब तक इस मुल्जिमा को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाता। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।